अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रास टैक्स के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक है राइज ऑफ हिंदू ज़ायनिज़्म एंड थ्रेट्स टू पाकिस्तान। आज इस टॉपिक का 8वां प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। पिछले 7 प्रोग्राम्स में हमने बात की थी इस मसले पर एक हिस्टोरिकल रेफरेंस में, एक तारीखी हवाला पेश किया था। आज हम सोल्यूशंस की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द काउंटर मेजर्स टू कंटेन दिस थ्रेट, और ये सब हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब की ज़बानी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महराज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। देखिए ना, हम ये पिछले, जैसे आपने कहा, 7 प्रोग्रामों में हिंदू ज़ायनिज़्म एंड देयर थ्रेट्स टू पाकिस्तान की तारीख हमने डिस्कस की। 9/11 के बाद आज तकरीबन 8 साल होने को आ रहे हैं, 7-8 साल हो चुके हैं। इसके बाद एक दुनिया बदल गई थी। वो तमाम दुनिया जो 9/11 से पहले जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स थे, यानी वो जो कोल्ड वॉर का इरा खत्म होता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के बाद, उसके बाद 90s का जो एरा आता है वो यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जिसके अंदर अमेरिकन एक डोमिनेंट फोर्स के तौर पर थे। रूस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। टुकड़े टुकड़े होने के बाद चीन एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा था। 9/11 के बाद ये पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है। अमेरिकन हाइपर फॉरेन पॉलिसी जो पूरी दुनिया में उन्होंने फोर्स रीपोजिशनिंग शुरू की, अपने आप को रीएडजस्ट करना शुरू किया। इस वक्त दुनिया की 124 मुल्कों और टेरिटरीज में अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। वो जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर से होते हुए चीन और रूस को इन्होंने घेरना है। इस सारे मामलात में जो मैदान जंग बना हुआ है वो मुस्लिम दुनिया है, और अमेरिका की इस हाइपर फॉरेन पॉलिसी को, ज़ायनिस्ट की इस हाइपर फॉरेन पॉलिसी को इंडिया एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है अपने मकसद के लिए, कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं। ये सब हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया। तो सवाल हमारे पास ये है कि अब पाकिस्तान क्या करे। पिछले 8 साल में इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर दुश्मन से घेरा चला गया है। हमने नुकसानात उठाए हैं, हमारी कौम बिखर गई है, हमारी सियासत मुंतशिर हुई है, हमारी अफगान पॉलिसी डिसइंटीग्रेट हो गई है। पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में जो इज्जत और वकार और मकाम था उसको धचका लगा है, और पाकिस्तान के लिए जेन्युइन खतरात पैदा हो गए हैं कि जो इस वक्त अगर हमने रेडिकल पॉलिसी शिफ्ट नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्लों को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पिछले 8 साल के दौर में जो सिर्फ पॉजिटिव काम हुआ है, वही देखिए, जिस तरीके से 90s की दिहाई में हमने बात की थी कि हुकूमतें इतनी तेजी से बदल रही थी कि मुमकिन नहीं था किसी पॉलिसी का तसलसल। इस वक्त हुकूमत तो नहीं बदली, 8-9 साल से हुकूमत तो वही कायम है, लेकिन इस हुकूमत ने कौम के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं की। हर एस्पेक्ट पे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। हमारी हुकूमत को, जो पिछली 8 साल से हुकूमत यहां रही है, हमने सिर्फ जिस चीज से बहुत ज्यादा काम किया है, जो कि जिसे अर्ज किया था हमने पहले भी, कोई हुकूमत की 100% बातें बुरी नहीं होती और 100% अच्छी नहीं होती। हम अगर अनबायस्ड होके अच्छाइयां लें और बुराइयों से सबक सीखें तो अच्छा मामला होता है। हमने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा काम किया है। यानी पिछले 7 और 8 साल के अंदर ये है कि इस वक्त हमारे मिसाइल तकरीबन खित्ते के तमाम, हम ऑलमोस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इस वक्त हमारे पास अब आ चुके हैं। हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हमारी इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी अब अल्लाह के फजल से इतनी डेवलप हो गई है कि हम दुनिया के किसी भी हाई टेक्नोलॉजी मुल्क के साथ एट पार हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अब कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन होने से कौमें नहीं हमला करती। रूस के पास भी न्यूक्लियर वेपन थे, रूस के पास वही न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे। लेकिन जब कौम का इखलाकी जवाल आया, जब कौम की मोरालिटी पर जवाल आया, उसके नजरियात डिस्टर्ब हुए, उसकी आइडियोलॉजी डिस्टर्ब हुई, उसकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब हुई, उसकी शनाख्त को नुकसान पहुंचा, तो फिर वो न्यूक्लियर हथियार काम नहीं आए, उसको नुकसान पहुंचा। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे ये इस वक्त की जो बात करने आ रहे हैं कि इस वक्त 9/11 के सिनारियो के बाद और पाकिस्तान को जिस तरीके से दुनिया में फोर्स रिपोजिशनिंग तमाम फोर्सेस कर रही हैं, सोवियत ब्लॉक, एससीओ ब्लॉक एक नया निकल आया है, इंडिया अपने रास्ते निकालना चाह रहा है, मुस्लिम दुनिया बिल्कुल बिखर चुकी है, पाकिस्तान एक वाहिद आखिरी चट्टान है उम्मत मुस्लिमा की जो भी अपने पांव पे खड़ी हुई है। लेकिन इससे बड़ी बुरी तरह घेरा तंग किया जा रहा है। हमारे दाखिली दुश्मन भी हैं, हमारे खारजी दुश्मन भी हैं। तो अब हम क्या करें? तो इन मामलात को अब हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो बात हम करना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे यहाँ एक बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमत बेहतर है या सियासी हुकूमत बेहतर है। डेमोक्रेसी आ जाएगी तो तमाम मुल्क के मामलात हल हो जाएंगे, या फौजी हुकूमत मुस्तहकम होगी तो उसका मतलब है मुल्क में आइंदा कोई दिक्कत नहीं होगी और फौजी और दिफाई तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे। एक बात देखिए, बजाते खुद ना फौजी हुकूमत बुरी है ना सियासी हुकूमत बुरी है, उनके अमाल बुरे हैं जो वो करते हैं। एक बात हम आपको बताएं, अल्लामा इकबाल अगर इस कौम के
شاعر مشرق بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، تو اس حکیم سے تھوڑا مشورہ لینے میں نقصان کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ڈیموکریسی کے بارے میں، جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ طریقہ حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اس کانسیپٹ کو۔ دیکھیے، اگر چین میں جو حکومت، ڈیموکریسی تو نہیں ہے، وہاں ایک پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ایک نظام چل رہا ہے اپنی حکومت کے لیے۔ ایران میں اپنا نظام ہے، روس کا اپنا ایک نظام ہے، سعودی عرب اور بادشاہتوں میں اپنا نظام ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی پوری 1400 ہزاروں سالہ انسانی تاریخ میں اور 1400 سالہ مسلم تاریخ میں جس طرح کی ویسٹرن ڈیموکریسی آج یہ مسلم ورلڈ پہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ 1400 سال میں مسلمانوں نے کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کی۔ ہماری فطرت میں، ہمارے خون میں نہیں ہے یہ اس طریقے سے۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں درجات ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک انسان جو متقی ہے، جو صالح ہے، وہ ایک گناہگار کے اور ایک ایسے شخص کے جو دین کے نظریات سے ہی ملحد اور مرتد ہے، ان کی رائے برابر نہیں سمجھی جاتی۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی درجات ہیں، مسلمان، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، یعنی قرآن بھی درجات بتاتا پھر رہا ہے، اہل ایمان میں بھی۔ ہمارے یہاں تزکیۃ الشہود کا مقام ہے، یعنی گواہی قبول نہیں کی جاتی اس شخص کی کہ جو بنیادی طور پہ جھوٹا تصور پروف کر دیا جائے، کرپٹ ہو، چور ہو، جھوٹا ہو، خائن ہو، خیانت کرتا ہو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ مغربی معاشرے میں ڈیموکریسی کے پروسیس کے اندر ہر ایک کے ووٹ برابر ہوتے ہیں، اسلامی معاشرے میں نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی وجہ سے ایک نیا کانسیپٹ دیا تھا، اس کو اسپرچول ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی کتاب تو اٹھا کے دیکھیے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جس میں انہوں نے روحانی جمہوریت کی بات کی ہے۔ روحانی جمہوریت وہ تصور حکومت ہے کہ جس کے اندر عوام کی رائے لی جاتی ہے، لیکن ہر انسان روحانی طور پر اللہ کے آگے جواب دہ ہوتا ہے۔ جہاں مسلمانوں کے مال کو، بیت المال کے مال کو خیانت کے طور پر نہیں سمجھا جاتا، خیانت جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بڑھیا سوال کر سکتی ہے کہ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے تو آپ کے وجود پہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکمران وقت ذمہ دار ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس جو دولت آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس کو کسی کو نیب کے پاس جا کے کیس نہیں کرنا پڑتا کہ ثابت کیا جائے اس کے اوپر کس نے دولت کہاں سے کمائی ہے۔ حکمران کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھیا سوال کر سکتی تھی کہ 2 چادریں آپ کہاں سے لائے۔ اگر یہ نظام ہے، اس میں بھی کنسنسس تھا، رائے تھی، مشورہ تھا، شورا تھا۔ مسلمانوں کا نظام حکومت مختلف ہے۔ بٹ آپ کے خیال میں پالیٹکس اور ریلیجن کو کیا الگ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو الگ نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ہمارے دین اور ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ ہماری سیاست میں ہمارا دین ہو۔ علامہ اقبال پھر یہاں کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو صرف چنگیز خان بچے گا جو قتل و غارت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ، جنہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، دیکھیے یہاں کی تاریخ اسلام میں جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیرو گزر کے گئے، صلاح الدین ایوبی ہوں، سلطان محمد فاتح ہوں، ٹیپو سلطان ہوں، ظاہراً تو اگر آج کی ڈیفینیشن سے دیکھیں تو وہ ڈکٹیٹر تھے، لیکن انہوں نے امت مسلمہ کی جو خدمت کی، جو کام کیا۔ آج کل کے ہمارے جو فوجی حکمران گزرے ہیں وہ ان کے مقابلے پہ نہیں ہیں، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح نہیں ہے جس طرح ہماری جمہوریت اس مقام پہ نہیں ہے جس طرح ہمارے پہلے گزرنے والے حکمران گزر کے گئے۔ ہماری قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا، آبجیکٹو ڈیفائن کریں۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ فلاح امہ کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی نظام حکومت ہو، واٹ میٹرز از کہ کیا ہمارے یہ آبجیکٹو، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کون کر رہا ہے۔ ہمارے اس وقت جو خطرات ہیں آس پاس جو ہمارا ملک آزاد اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا سیاسی تصور بھی خود قائم نہیں کر سکتے۔ کہ آج حکومت سازی کی بات پاکستان میں ہو رہی ہے، کتنا براہ راست دخل ہے امریکہ کا اس میں، کتنا براہ راست دخل ہے غیر ملکی طاقتوں کا۔ کہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ جس طرح 1971 کے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے، انڈیا نے دخل دے کے پوری بساط تبدیل کر دی۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیے جائے، جمہوریت ہو جائے تو ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں کارآمد ہوتے ہیں جب باہر کے ممالک دخل نہ دے رہے ہوں۔ ہمارے ملک میں شدید دخل اندازی ہے، تو اصل مقصد جو مینس پہ نہ پھنس جائیے، اینڈ یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کی بات کس طرح بہتر ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، وقت ہوا ایک بریک کا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جیسا بات کر رہے تھے ہم ڈیموکریسی پہ۔ جی، تو دیکھیے، تو بات ہم نے وہی کہی کہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہمیں ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی حکمران ہو یا فوجی حکمران، یا بیناولنٹ ڈکٹیٹر ہو یا اسپرچول ڈیموکریسی ہو۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا ہمیں نقصان دے گا۔ بہرحال ابھی تو یہ ایک سیاسی استحکام ہر لحاظ سے، دیکھیے بھٹو کی حکومت 1972 سے 77 تک ایک سیاسی حکومت تھی، اس میں استحکام تھا، سیاسی صحیح نہیں، اس میں بہت اچھا استحکام تھا۔ لوگوں کے اختلاف ہوں گے جو مرضی، لیکن اس استحکام کی وجہ سے پاکستان نے بھرپور ترقی کی اپنے دفاع میں، پاکستان نے ترقی کی اپنی فورن پالیسی میں۔ جیسے ہم بات عرض کر چکے ہیں کہ بھٹو کے دور میں جو کارنامے ہوئے تھے اس دور میں،
भुट्टो की तबाही हुई है अपनी दाखिला पॉलिसी की। वही बात है जैद साहब कि जब अपने घर में सुकून हो तो बंदा बाहर ध्यान देता है, जब घर में उलझा रहे तो किसी और हमारी तारीफ यही है कि फौजी हुकूमतें जब आई हैं तो कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है मुल्क के अंदर, लिहाजा कुछ वो काम कर सकें। लेकिन जरूरी नहीं कि सारी हुकूमतों ने इस तरह किया हो। जिस तरह ये बात कि पिछले 8 साल की भी फौजी हुकूमत थी, लेकिन उसके अंदर हमने टू बी ऑनेस्ट अपना बेड़ा कैरेक्टराइज नहीं कर हमने बेड़ा गर्क कराया। तो महदूद करने की जरूरत नहीं है इसमें कि फौजी हुकूमतें ही अच्छी हैं या सियासी हुकूमतें ही बुरी हैं। नो, दोनों ने अच्छे काम किए, दोनों ने बुरे काम किए। अगर हमको सबक सीखना है ताकि आइंदा आने वाली नस्लें ये गलतियां ना करें। हम मुतासिब हो जाते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। अपनी कौम के फितरत को समझिए, अपने हालात को समझिए, अपने थ्रेट को समझिए कि दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और जो स्टेप्स हमारे लिए फिर बेहतर है। अब देखिए हम वो स्टेप्स गिनाएंगे, जो हुकूमत इनको अचीव कर ले वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और जो हुकूमत ये नहीं करेगी वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो सियासी हो या फौजी हो। क्या आपके ख्याल में सबसे पहला सोल्यूशन? जी, पहला सोल्यूशन देखिए, हमें बहैसियत एक कौम अपनी आइडियोलॉजी और अपनी आइडेंटिटी की हिफाजत करनी है। पाकिस्तान बनने से पहले ना हमारे पास रियासत थी, ना हमारे पास हुकूमत थी, हमारे पास एक आइडियोलॉजी थी, हमारे पास एक शनाख्त थी मुसलमान होने की हैसियत से, और हमारे पास एक मुसलमान होने की आइडियोलॉजी थी। सबसे पहले जो दुश्मन हमला करेगा हमारी आइडेंटिटी, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी लैंग्वेज, हमारी जबान पर करेगा। देखिए मुसलमानों के फसादात हुए हैं यूनाइटेड इंडिया में उर्दू जबान पे और हिंदी जबान पे। आज पाकिस्तान की उर्दू जबान शदीद खतरे में है। जिस तरह तुर्की जबान को मुस्तफा कमाल की हुकूमत ने आने के बाद रोमनाइज कर दिया था, यानी वो 1000 साल की तुर्क तारीख आज के तुर्क बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि उनको जबान ही पढ़नी नहीं आती। आज हमारी नई नस्ल का हाल ये है कि ये उर्दू नहीं पढ़ सकते। और उर्दू को तबाह बर्बाद करने की बाकायदा एक साजिश की जा रही है, उर्दू को रोमनाइज किया जा रहा है। यानी आप देखें कि हमारे यहाँ सारा मीडिया, सारी एडवर्टाइजिंग उर्दू को रोमनाइज करके लिख रही है। उर्दू बिल्कुल नहीं लिखते हमारे बच्चे। अब हमारी कौम, मीडिया सपोर्ट कर रहा है इस बात को। इस बात को समझिए, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिलिबरेट कैंपेन की जा रही है उर्दू को खत्म करने का। उर्दू खत्म हो गई तो आलम इस्लाम की तीसरी बड़ी जबान खत्म हो जाएगी। अरबी के बाद फारसी और उर्दू, आलम इस्लाम का 1400 साल का लिटरेचर उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है। अगर उर्दू को खत्म कर दिया गया, यकीन रखिए फिर ना पाकिस्तान की शनाख्त बचेगी, ना मुसलमानों की शनाख्त बचेगी। इस बात को हम इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि इंडियन फिल्में जो बनाई जाती हैं, देखिए वो जो उनकी जबान हिंदी है, फिल्में वो उर्दू में बनाते हैं। हमारे बच्चों की जबानों को खराब इसलिए कि हमारे बच्चे उनका कल्चर, उनकी तहजीब, उनके अखलाकियात, उनकी सकाफत को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हमारे बच्चे जो इंडिया जाते हैं वापस आके कहते हैं कि हमें और उनमें फर्क कोई नहीं, उनकी जबान भी उर्दू, हमारी भी उर्दू, फर्क सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने का है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कौमों की तहजीब तब्दील हो जाती है जबान के ऊपर। कौमें जंगें लड़ती हैं अपनी जबान, अपनी शनाख्त की हिफाजत करने के लिए, एज मुसलमान एज एन आइडियोलॉजी और पाकिस्तानी एज एन आइडेंटिटी। हमको जेलसली अपनी उर्दू की हिफाजत करनी है। पहले हमें सिखाया जाता था कि अंग्रेजी बेहतर करनी है तो बीबीसी सुनो। आज हमारे यहाँ कहते हैं उर्दू को तबाह करना है तो पाकिस्तान टीवी का मीडिया देख लो और पाकिस्तान टेलीविजन देख लो, प्राइवेट चैनल्स को देख लीजिए। देखिए ये बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कौम के थिंकर्स पे, इंटेलेक्चुअल्स पे, राइटर्स पे, मीडिया पे। फॉर गॉड सेक इस कौम को तबाह ना करें। कौमें पॉलिसी से नहीं ठीक होती, कौमें अपनी आइडियोलॉजी और अपनी नजरियात से ठीक होती हैं। तो पहला काम जो हमारे आने वाली हुकूमतों को करना है कि जेलसली सेफगार्ड योर आइडियोलॉजी एंड सेफगार्ड योर आइडेंटिटी। दैट इज रूल नंबर 1। बाकी जो कुछ होगा इसके बाद होगा। हमें तासुबात जाहिलिया जो है, असबियत है, कबायली असबियत है, कौमियत की असबियत है, लिसानी असबियत है, हमें इससे उठ के एक पाकिस्तान की शनाख्त और एक इस्लाम की आइडियोलॉजी के तौर पर, और इसको हमारी, और दिस इज द फर्स्ट, क्योंकि जो खतरात हैं यकीन कीजिए अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जब कौम बिखर चुकी है सुबाइयत में, लिसानियत में, सियासियत में, जो कौम तकसीम है, हम आगे आने वाले खतरात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसको हमें पहले इकट्ठा करना, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को अपनी एंटायर मिलिट्री डॉक्ट्रिन अब तब्दील कर लेनी है। पहले हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन इंडिया स्पेसिफिक थी, यानी हम इंडिया को ध्यान में रख के अपनी सारी प्लानिंग करते थे। अब जंग हमें खतरा सिर्फ इंडिया से नहीं है, जो नेक्सस है ज़ायनिस्ट का, वेस्टर्न ज़ायनिस्ट का और इंडियन ज़ायनिस्ट का, वो इतना खतरनाक है कि अब हमको रीजन स्पेसिफिक वॉर लड़नी पड़ेगी। यानी अब देखिए हमला इसराइल से भी तो हमारे ऊपर आया था, अब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे हमला करने की बात अमेरिकन कर रहे हैं। खतरा अमेरिका से भी है, इसराइल से भी है, और खतरा इंडिया से भी है, और ये कंबाइंड एक नेक्सस है हनूद और यहूद का, तो जो मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा महाज तैयार किया जा रहा है, हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। तो हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन, जैसे हमने बात ये कही थी कि जब तक के पाकिस्तान अब रीजन स्पेसिफिक नहीं देखे, इंडिया ने ताजिकिस्तान में मिलिट्री बेस बनाया, ताजिकिस्तान में क्यों बनाया उन्होंने? हर मुल्क अपनी फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। फोर्स प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप दूर से दूर जाके हिट कर सके। आप अपने अमेरिका ने क्यों 124 मुल्कों और टेरिटरीज में अपनी फौज को फैलाया हुआ है?
वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर रहते हुए आप अपनी फौजों को अपने मफादात का दिफा नहीं कर सकते। आजकल की न्यूक्लियर दुनिया में अल्लाह ना करे किसी एक मुल्क के ऊपर अगर पाकिस्तान पर अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाती है तो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा, कमांड हमारा सारा मुल्क का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, हमारी कैपेबिलिटी अगर दुश्मन को थ्रेट करने की है, तो दुश्मन सिर्फ इंडिया अपने इंडिया से तो नहीं हमला करेगा, फॉरेन बेसिस, अपने फॉरेन बेसिस से भी हमला करेगा। इसराइल से आएगा हम पे हमला करने के लिए। हमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम पूरे खित्ते में अपने जो थ्रेट्स है, इसराइल अगर इंडियन बेस ताजिकिस्तान में तो हम उसको भी थ्रेट करने के काबिल हों। अगर इंडियन बेस अंडमान और निकोबार आइलैंड में है तो वहां भी उनको थ्रेट करने के काबिल हों। इसराइल अगर तल अवीव से नगीव से फ्लाई करेगा तो हम वहां भी उनको थ्रेट कर सकें जाके। इसको फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी कहते हैं। और हमें मेंटली तैयार होना पड़ेगा इराक जंग और अफगानिस्तान जंग को देखते हुए कि अब इस एनवायरमेंट में जब अगर पाकिस्तान का मुकाबला एक सुपर पावर से होता है तो हम असिमेट्रिक वॉर यानी ऐसी जंग जिसमें ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह हमारे खिलाफ हो, दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो, और एक हमें एक इर्रेगुलर जंग अगर लड़नी पड़े इन अ न्यूक्लियर एनवायरमेंट, एक न्यूक्लियर एनवायरमेंट में पाकिस्तान इस किस्म की जंग कैसे लड़ेगा, ये कंप्लीटली नई डॉक्ट्रिन्स हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान को फिर कौन सा ऐसा मुल्क है जो अलाउ करेगा फॉरेन बेसिस बनाने पर अपनी जमीन पर? देखिए, आखिर इंडिया को किसने अलाउ कर दिया? आखिर रूस और चीन और दूसरे ममालिक और अमेरिका को किसने अलाउ कर दिया? इसराइल ने किस तरह नेगोशिएशंस किए दूसरे ममालिक के साथ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? यही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होती है। हम बड़ी पूरी अगर इंडिया एक मुसलमान मुल्क होता तो क्या 57 मुसलमान मुल्क जो हैं वो इंडिया की कॉलोनी ना होते? इंडिया वहां बेसिस ना रखता? जितनी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, क्यों इंडिया ओआईसी का मेंबर बनना चाह रहा है? क्यों वो चाह रहा है कि ओआईसी में इसको शामिल कर लिया जाए? क्योंकि उसको पता है कि ओआईसी में शामिल करते हैं ओआईसी के मुल्कों को हड़प कर लेगा वो। पाकिस्तान अगर एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, हम डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं दूसरे ममालिक के साथ। उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट अगर अमेरिका नेटो के तौर पे सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना सकता है और मुल्कों को शामिल कर सकता है, और चीन एससीओ के तौर पे डॉक्ट्रिन बना के मुल्कों को शामिल कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इस्लामिक ब्लॉक का सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है जिसकी हम खुद कयादत करें? हम न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी स्टेट से हम दूसरे मुसलमान मुल्कों को गारंटी करें कि वी प्रोवाइड यू सिक्योरिटी एंड वी गेट इनटू अ कलेक्टिव आर्मी। हम कम से कम 1 करोड़ की फौज तैयार कर सकते हैं मुसलमान रीजन में। वी आर अ कंटेजियस ब्लॉक। हम तो वेस्ट अफ्रीका से आप चलिए तो पाकिस्तान तक एक ब्लॉक है हमारा। तो देखिए, अब दुनिया बदल चुकी है। हर मुल्क अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जा रहा है। हर मुल्क ये चाह रहा है कि अकेले कोई मुल्क नहीं लड़ना चाहता। चीन भी अकेले नहीं लड़ रहा, उसने भी रूस को साथ मिला लिया अपने। नेटो भी एक ब्लॉक का नाम है। पाकिस्तान को भी एक इस्लामिक ब्लॉक बनाना है, डिफेंसिव सिक्योरिटी इस्लामिक ब्लॉक। ठीक है जैद साहब, होल्ड दैट थॉट, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। We were talking about our national security doctrine. देखिए, एक बहुत बड़ा लैप्स जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में है वो ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो है, लेकिन अभी तक हमारे पास न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, होता यह है कि जब कौम एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और डॉक्ट्रिन अपनी ये बनाती है कि खतरे की सूरत में हमें न्यूक्लियर एक्सचेंज अगर करना पड़ा तो हम करेंगे, तो साथ साथ न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी की भी जरूरत होती है कि ऐसा क्या करना कि दुश्मन की तरफ से एक न्यूक्लियर स्ट्राइक आए और उसके बाद पूरा मुल्क ही हमारा तबाह हो जाए और हम इस काबिल ही ना रहें कि हम उसके बाद दोबारा जिंदा भी रह सकें या नहीं। न्यूक्लियर ब्लास्ट इफेक्ट्स होते हैं, यानी जहां ब्लास्ट होता है उसकी एक तकलीफ होती है। दूसरा फॉल आउट इफेक्ट्स होते हैं, यानी रीजन में अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसकी जो रेडियो एक्टिव डस्ट आती है, पूरे मुल्क में रेडिएशन आती हैं, उनको सस्टेन करने के लिए भी सलाहियतें चाहिए होती हैं। बड़े बड़े तमाम ममालिक में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखते हैं उन्होंने न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटीज भी डेवलप, मतलब इनके आफ्टर इफेक्ट से किस तरह डील किया जाए। यानी चाइना में हाल ये है कि पूरा बीजिंग का शहर चंद मिनट में अंडरग्राउंड जा सकता है। करोड़ों की आबादी का शहर है, उन्होंने पूरे मुल्क को खोद खोद के टनल्स बनाए हुए हैं उसके अंदर। हर मुल्क के अंदर उन्होंने न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी रखी हुई है। देखिए, होता यह है कि अगर एक एक्सचेंज इमिनेंट हो जाए, यकीन हो जाए कि अब न्यूक्लियर एक्सचेंज होने वाला है, अगर न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी नहीं है किसी कौम के पास, फिर हुकूमतें कोलैप्स कर जाती हैं, सरेंडर कर जाती हैं। इसलिए कि उनको पता है कि अगर एक्सचेंज हुआ तो हमने सब नहीं तबाह हो जाना। न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी जब कौमों के पास होती है तो फिर वो कॉन्फिडेंट होती है कि एक पड़ भी गया हमें तो कोई बात नहीं, विल स्टिल सकते हैं, हम दुश्मन से मुकाबला भी करेंगे, अपनी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं करना पड़ेगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इतनी भी एक वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स, लेकिन बियॉन्ड दैट इट इज दी सर्वाइवल कैपेबिलिटी कि अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक होती है या रीजन में कोई स्ट्राइक होती है। देखिए, हालात अब इस तरीके से बन रहे हैं कि यूएस चाइना कॉन्फ्रंटेशन इनएविटेबल है। 5 साल में हो, 6 साल में हो, 10 साल में हो, इट इज इनएविटेबल। वेरी स्कैरी थॉट। इट्स अ स्कैरी थॉट, बट वी लिव इन अ स्कैरी वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम से कम 6 करोड़ इंसान आपस की जंगों में भी मरे। दुनिया की रियलिटीज ऑफ लाइफ है। इंसान फिर खुशफहमी में रह के अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकता। We live in a world where nuclear exchange is almost inevitable now. Proactive होना पड़ेगा इस पे।
So this was one of those aspects that we need to do. The most important aspect देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे तमाम दुश्मनों की, इस वक्त पूरी दुनिया का जो निजाम चल, इकोनॉमिक सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो या ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी हो, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसराइल है, तल अवीव है। ये बात हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। अमेरिकन तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कितना छोटा मुल्क इसराइल अमेरिका जैसे मुल्क की इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कर रहा हो। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे खिलाफ की साजिशों की, वो इसराइल है। हमें उसी खैबर सोल्यूशन पर जाना पड़ेगा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने फतेह मक्का से पहले डिप्लॉय किया था, और जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब खैबर फतह किया गया तो मक्का बगैर लड़े फतह हो गया। खैबर आज का इसराइल है। हमें हर हाल में डिक्लेयर पॉलिसी के तौर पर इसराइल को अपना एक नंबर 1 एनिमी अलॉन्ग विद इंडिया डिक्लेयर करना चाहिए एज अ डिक्लेयर्ड पॉलिसी। हमारी कोई दोस्ती उसके साथ होने का कोई सवाल नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Isn't it enough that we don't recognize Israel? देखिए, they don't recognize us also, but they wage attacks on us. लेकिन वो हम पे हमले करते हैं, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करते हैं। इस वक्त पूरा इंडिया, खासतौर पे कश्मीर, पूरी अफगानिस्तान की तरफ से बुरी तरह हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट को उन्होंने कत्ल कराया, जो हमने कहा कि जलजिया का जो क्रैश कराया अलॉन्ग विद ऑल्सो मेनी ऑफिसर्स, और ना जाने कितनी साल से हमारे खिलाफ वो कर रहे हैं। देखिए, उनकी जिंदगी और मौत का मसला है कि पाकिस्तान को तबाह करना है। हमारी भी जिंदगी और मौत का मसला ये है कि हमने उनको थ्रेट करके रखना है। इन केस ऑफ एनी थ्रेट वी शुड आल्सो अटैक। वो जो 84 में हमने पॉलिसी डेवलप की थी कि पाकिस्तान पे अटैक आया तो हम दिल्ली और तलवी अंडर प्रेशर, आपका कहने का मतलब है हमको अंडर प्रेशर, नॉट जस्ट अंडर प्रेशर। देखिए, अगर वो दिल्ली में आके और कश्मीर में आके इंडिया की मदद कर सकते हैं तो हम अपने फोर्सेज को सीरिया और इजिप्ट और लेबनान और जॉर्डन क्यों नहीं भेज सकते उनको अंडर प्रेशर लाने? किसी मुसलमान मुल्क ने हमारी मदद की नहीं है। मुसलमान मुल्क बेचारे मदद करने के काबिल भी नहीं है, हम मदद करने के काबिल हैं उनकी। एंड वी शुड डू दिस, वी शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट वी शुड हेल्प देम। हमें किसी से कोई मदद की तवक्को नहीं है। ये हमारे छोटे बच्चों और भाइयों की तरह है जो बेचारे किसी काबिल नहीं है अपनी मदद करने की। अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर वेपन दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें दी है, मिसाइल पार हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख की स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज हमारी हैं, 16 करोड़ की आबादी हमारे पास है। वी आर द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखिए, यही तो हमारी डिप्लोमेसी की स्ट्रेंथ आती है। जब तक कि हम खैबर सोल्यूशन डिप्लॉय नहीं करेंगे, खैबर सोल्यूशन का मतलब है कि वी थ्रेट इजराइल एज वी शुड थ्रेटन देम, एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी शुड नॉक देम आउट आल्सो। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो वो हमारे खिलाफ साजिशें जारी रखेगा। इन दुश्मनों को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वी टेल देम वेरी क्लियरली, जो 84 में हमने किया था, वी डोंट केयर कहां से अटैक आता है, व्हाट वी केयर इज विल हिट यू बैक, और फिर इनका दिमाग ठीक रहेगा। क्योंकि वरना इसके अलावा कोई मानने वाले नहीं है। ये वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं कि जो हमको अपनी डिफेंसिव और सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी में इमीडिएटली तब्दील करने। नाउ अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो हैव टू रीडिफाइन आवर अफगान पॉलिसी। हमने जो 8 साल में गलतियां की हैं उनको अब इमीडिएटली, अब कोई वक्त नहीं है हमारे पास से मजीद डिले करें। वी हैव टू करेक्ट। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ है कि पाकिस्तान में जिस तरह सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, जैसे हमले हो रहे हैं, जैसे मामलात हो रहे हैं, इसको हमारे यहाँ के एनालिस्ट, हमारे यहाँ के सियासतदान इतनी अहमकाना बात कर रहे हैं ये कहकर कि ये हमले सिर्फ ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि वो इंतकाम लेना चाहते हैं कि आर्मी ने जाके ट्राइबल एरियाज पे कुछ हमले कर दिए थे। मामला इतना सिंपल नहीं है। देयर इज कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी विद इन द मुस्लिम्स ऑल्सो, जो तकफीरी आइडियोलॉजी जिसका हमने जिक्र किया है, जिसने आलम इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, वो सिर्फ ट्राइबल एरिया पे हमले का बदला नहीं ले रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी ये है कि उम्मत मुस्लिमा को हमने ऐलान जंग करके तबाह करना है, और वो एनवायरमेंट क्रिएट करनी है कि पाकिस्तान पर हमले आ जाएं दुश्मन की तरफ से, ताकि उस माहौल में, क्योस में, क्राइसिस में वो क्योटिक आइडियोलॉजी सर्वाइव करती है। फिर इस आइडियोलॉजी को इसराइलीज और इंडियन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पीछे से। मसला सिर्फ इंतकाम का नहीं है। अगर हम फौजें हटा भी लें ट्राइबल एरिया से तो यकीन कीजिएगा ये हमले नहीं खत्म होंगे। इसलिए नहीं खत्म होंगे कि दुश्मन के मुंह को खून लग चुका है। वो देख चुका है कि मुसलमानों में भी डेविएंट ग्रुप्स क्रिएट करके, मुसलमानों में भी गुमराह अकीदे पैदा करके ये मुसलमानों के अंदर तबाही फैला सकते हैं। अफगान तालिबान ये नहीं है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। तो अफगान तालिबान को हमें बिल्कुल ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा वेरी कैटेगोरिकली। हम जो गलतियां 8 साल में करते आए हैं कि हमने अफगान तालिबान के साथ भी उसी तरह जंग की है जिस तरह हमने इन डेविएंट आइडियोलॉजीज के साथ की है, इसको फर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान को, अफगान को रिकॉग्नाइज करके अफगान तालिबान को एज अ लेजिटिमेट एंटिटी इन अफगानिस्तान की बाकायदा अफगानिस्तान में उनकी हैसियत है, और दोनों तरफ को हम साथ बुलाएं, दोनों को मिलाएं, फिर हम बात करो, आपस में अपने मसले हल करो। हम किसी की साइड नहीं लेना चाहते, ना हम किसी को मिलकर किसी को मारेंगे, ना हम नॉर्दर्न अलायंस का साथ देंगे तालिबान को कत्ल करने के लिए, ना हम तालिबान का साथ देंगे नॉर्दर्न अलायंस का तख्ता उलटने के लिए। तुम आपस में अपने मामले तय करो। We can stay neutral. We can stay neutral and we should stay neutral. क्योंकि अब वक्त आया है कि हम अमेरिकन का साथ देना बंद करें खुराफात में, क्योंकि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन गया है। वो अमेरिकन जो हर आड़े वक्त में हमारा साथ छोड़ के चले गए, वो अमेरिकन जो जिनकी अम्ब्रेला के नीचे इसराइलीज और इंडियंस हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हमें किसकी बद्दुआ लगी हुई है कि अब खामखा अमेरिकन का साथ देने पे तुले हुए हैं। इट्स टाइम दैट वी स्टॉप, बस हो गया, अब और नहीं करना हमें। सो दिस इज
वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि अब चूंकि पाकिस्तान में हुकूमत साजी होने वाली है, नई हुकूमत ने आना है, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को दुरुस्त करने हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो पाकिस्तान को, जिस तरह हमने बात की कि एक तरफ तो ये है कि हम पाकिस्तान अपना एक इस्लामिक सिक्योरिटी ब्लॉक बनाए। हम जब ये इस्लामिक सिक्योरिटी ब्लॉक बनाते हैं तो हमारी अपनी वर्थ और वैल्यू में इजाफा हो जाता है। दुनिया मानती है, तो दुनिया मानेगी फिर इस बात को कि पाकिस्तान इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ 57 कंट्रीज। 57 ना हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ मुल्कों को तुम साथ मिलाए ना अपने रीजन में, उनको एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट करें। और देन पाकिस्तान हैज एन ऑप्शन कि आप नेटो से निगोशिएट करें या एससीओ से निगोशिएट करें। हमें कलेक्टिव, इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त दुनिया की फॉर्म बन रही है, इसमें अब कोई शुबे की बात नहीं रह गई कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बन जाना चाहिए। यानी जो हमारे नेबरहुड का कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ये हमें सूट करता है नेटो के मुकाबले। जैसा वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। आवर कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट विद एससीओ। ये देखिए, जब यूरोप के तमाम ममालिक इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बावजूद और न्यूक्लियर पावर्स होने के बावजूद भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट नेटो में शामिल है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम नहीं हो सकते। पाकिस्तान के हमसाए में चाइना और रशिया मौजूद हैं। अब ये वो रशिया नहीं है जिसको सोवियत यूनियन, जिसको हमने शिकस्त दी थी। हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी और तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब ये रशिया है। अब इस रशिया के इंटरेस्ट हमारे खिलाफ नहीं है। अब बराह रास्त हमारा कोई तसादुम इसके साथ नहीं है। और रशिया बहुत देर अरसे से हाथ बढ़ा रहा है हमारी तरफ कि किसी तरह हम इसके साथ अब दोस्ती कर लें, इसलिए कि अब चाइना की प्रोटेक्शन हमें हासिल है। यानी चाइना तो हमारा दोस्त है ही, ये गारंटी देने के लिए हमें कि रशिया हमें तंग नहीं करेगा। एससीओ का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ब्लॉक है, हमें इसमें शामिल होना चाहिए। While we are leading the Muslim world, while we create our own collective security arrangement within the Muslim bloc, हमको साथ साथ और मुस्लिम ब्लॉक के साथ साथ हमें इस कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो सारे ममालिक जिनको इंडिया से खतरा है, यानी इंडिया जाहिर है इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, लेकिन इसको हमने समथिंग दैट वी हैव टू अचीव। और चाइना तो हमको वैसे ही एससीओ में बुलाना चाहता है। ये हम हैं जो नेटो की वजह से और अमेरिकन प्रेशर की वजह से नहीं जा रहे हैं। और आपके ख्याल में कॉमनवेल्थ के अंदर शामिल होने के बारे में, आई मीन व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कॉमनवेल्थ तो सिर्फ एक इकोनॉमिक खैरात है जो हमें देने के लिए, जलील करने के लिए बार बार, और हमारे आगे कैंडी लटकाने के लिए हमें जलील करते हैं। थोड़े थोड़े अरसे के बाद कभी निकाल देते हैं, कभी दाखिल करने की बात करते हैं। हमें इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, नजर उठा के नहीं देखनी चाहिए। जूते की ठोकर से उड़ा दें हम कॉमनवेल्थ को, काइंड ऑफ देखेंगे नहीं तुम्हारी तरफ। अगर इज्जत और शर्म है हमें, तो जो सलूक वो हमारे साथ कर रहे हैं, वी शुड डू एग्जैक्टली द सेम ट्रीटमेंट टू देम, एंड इट्स इनफ, वी डोंट नीड कॉमनवेल्थ नाउ। हम कलेक्टिवली चाइना के साथ, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के अरब मुसलमान ममालिक को हम अरेंज करके रशिया के साथ मिलकर वी कैन क्रिएट एनफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस ब्लॉक कि जिसके बाद हमें मजीद किसी और फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बनाए, जब हमने ये बात की थी कि हम अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को रीराइट करें, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि पाकिस्तान शुड प्रिपेयर फॉर असिमेट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर। डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर की क्या मतलब? देखिए, इराक में इन्होंने ये किया कि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, ये सबसे पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे अटैक करते हैं। इनके पास, किनके पास? यानी अमेरिकन के पास, जायनस के पास, इंडियंस के पास, इसराइलीज के पास। अगर इनके साथ हमारा कलेक्टिव हमारी जंग होगी तो ये सबसे पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हिट करते हैं। टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, टेलीफोन लाइन है, ब्रिजेस हैं, सैटेलाइट्स हैं, जैमर्स हैं इनके पास, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम एक मरकज से बैठ के या जीएचयू से बैठ के पूरे पाकिस्तान में जंग लड़ सकें। इसको डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर का मतलब है कि हमें नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड बनानी पड़ेंगी। अभी फैला दें, फैलाना पड़ेगा आर्मी को मुख्तलिफ कमांड्स में, ताकि अगर हमारे रीजन्स कहीं कट भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं आपस में, तो वो इंडिपेंडेंट कमांड हमारी काबिल होकर इस जंग कर सकें, सस्टेन कर सकें एक तवील जंग कि जो हम अपने दुश्मन को इसमें फंसा सकें। ये इसको रीडेफिनेशन ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। पाकिस्तान ने अपना गवादर पोर्ट चाइना के हवाले किया। अगर डिफेंस और सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, एक बात जो बहुत अहम समझने की है कि कुछ अरसे की बात ये कि आप देखेंगे कि चीन में और इंडिया में भी एक तसादुम होने वाला है, इनकी जंग होगी आपस में भी। क्यों? चीन और इंडिया कंपीटिंग इकोनॉमीज भी हैं और कंपीटिंग पावर्स भी हैं। दोनों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि इन दोनों के पास अपनी एनर्जी नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एंड दे आर बोथ एनर्जी हंग्री। इनको शदीद जरूरत है एनर्जी की। अगर इनको एनर्जी न मिली, अगर इन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज हासिल करके अपनी इकोनॉमी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, तो ये अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाएंगे। और एनर्जी कहां से लेना चाहते हैं? बर्मा एक जगह है जहां पे तेल और गैस है, इंडिया और चाइना के बीच में आती है। इंडिया चाहता है बर्मा को अपनी तरफ कर ले,
चीन बर्मा को अपनी तरफ कर रहा है, तो इनकी पहली झड़प तो वहां होने वाली है। दूसरा, ईरान। इंडिया ये चाहता है कि ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के जरिए पहुंचे और इंडिया पे आए। इंडिया को खौफ यह है कि रास्ते में पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान ने कोई रुकावट डाली तो इंडिया की एनर्जी कोलैप्स करती। चाइना ने यह ऑफर कर दिया है कि अगर इंडिया शामिल नहीं होता है तो ये गैस पाइपलाइन हम चीन ले जाएंगे कराकोरम हाईवे के जरिए। 3000 यानी 3000 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाएंगे ये। इंडिया जाने के बजाय ये पाइपलाइन वाया कराकोरम हाईवे ये चीन चली जाएगी, यानी ईरानियन गैस चीन जाएगी इंडिया जाने के बजाय। और जो इंडियन ओशन है, देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बुनियादी तौर पर पैसिफिक ओशन में लड़ी गई, यानी एशिया पैसिफिक में चाइना जापान के खिलाफ और ये सारे फिलीपींस और ये सारे रीजन में लड़ी गई। पिछली सदी में 19वीं सदी में ये सारी जंग, जो अहम समुद्र था दुनिया का वो मेडिटेरेनियन था, यानी और उससे पहले के जो मामला थे, उससे पहले की सदियों में मेडिटेरेनियन, जहां पे खिलाफत उस्मानिया का ईसाई दुनिया के साथ तसादम होता था, मेडिटेरेनियन सी वॉज दी ओशन। हर दौर में कोई ना कोई समुद्र दुनिया का ऐसा होता है जिसकी बड़ी अहमियत होती है। 21वीं सदी का जो समुद्र है वो इंडियन ओशन है, यानी तमाम दुनिया की न्यूक्लियर सुपर पावर, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो या इसराइल हो, इंडियन ओशन पे कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। और चीन की 80% एनर्जी वो तमाम की तमाम इंडियन ओशन से इंडिया के साथ से होके जाती है, चीन पहुंचती है। और इंडिया ना सिर्फ ये कि पूरे रीजन को चीन के रास्ते पे रुकावट डाल रहा है, बल्कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंडिया के बेसिस हैं कि जहां से वो मलाका स्ट्रेट से इतनी नजदीक हो जाती है कि जहां से चीन की कोई जहाज चीन का गुजर नहीं सकता अगर इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करे इसके लिए। तो इंडिया इसीलिए बहुत बड़ी नेवी क्रिएट कर रहा है। इसी तमाम इंडियन इन्फ्लुएंस को शॉर्ट सर्किट करने के लिए, बाईपास करने के लिए चीन ने गवादर की बंदरगाह से काम करना शुरू किया, गवादर की बंदरगाह ली है। इसके दो फायदे। एक फायदा तो चीन को यह पड़ता है कि सारी जो गल्फ से इसकी सप्लाईज आएंगी वो टर्मिनल यहां बनाएंगे और यहां से टर्मिनल के जरिए पाइपलाइन या ट्रकों के जरिए भी अपनी सप्लाईज लेके जा सकते हैं ऊपर। दूसरा ये कि अगर इंडिया उनके लिए प्रॉब्लम करे तो ये इंडिया की सप्लाईज यहां रोक सकते हैं। हमारे लिए कैसा है ये स्टेप? तो हमारे लिए स्टेप इसलिए अच्छा है कि जब चीन अगर इंडिया की ठुकाई लगाए तो हमें तो हर हाल में सूट करती है ये, तो हमारे लिए बेनिफिशियल, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि चीन के इस खित्ते में मौजूद होने की वजह से एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग फैक्ट है जो पाकिस्तान को फेवर करता है। जैसे जो बाबा आवासन ने कही ना कि अब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट का दौर है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के इंटरेस्ट इस तरह कन्वर्ज हो चुके हैं, हम दोनों की एक ही दुश्मन है, एक ही मफादात हैं, एक ही हमारी मुस्तकबिल भी एक ही है। और एससीओ के सिक्योरिटी कलेक्टिव अरेंजमेंट में दाखिल होकर चीन के साथ ताउन बढ़ाना हमारे हर लिहाज से मफाद में है। इस कलेक्टिव सिक्योरिटी अम्ब्रेला में होते हुए हम अमेरिका का भी मुकाबला कर सकते हैं, इंडिया का भी कर सकते हैं और इसराइल का भी कर सकते हैं। और हाउ इज इट इकोनॉमी वाइज, इकोनॉमिकल हमें बेनिफिशियल है हमारे लिए? हर लिहाज से इस तरह के देखिए, हमें अपनी एनर्जी की तमाम रिक्वायरमेंट अपने खित्ते से मिल सकती हैं। हम अगर उनको सिक्योरिटी ऑफर करें इन रिटर्न हम उनसे एनर्जी ले सकते हैं। हमारी एनर्जी की नीड तो ईरान भी हमारे साथ बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल बॉर्डर मिला हुआ है ईरान के साथ, तेल और गैस की तो हम पहले ही बात कर रहे हैं। तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती है, सिक्योरिटी ऑफर हम कर सकते हैं। ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से न्यूक्लियर सुपर पावर कॉन्फ्रंटेशन सिनेरियो में चीन हमारा साथ दे सकता है। वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। जी सर साहब, वक्त का एक ब्रेक था, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। जी, ये बात तो हो गई कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की। इंडिया के हवाले से आप किन इकदाम पे अर्ज करते हैं? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है, द हिस्ट्री दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि इंडिया का जो साइज है, इंडिया का जो कदामत है, इसकी जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, इसकी जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये पूरे खित्ते के लिए खतरे का बायस है। और हम बड़े वसूख से और बड़े बैलेंस होके ये बात कह रहे हैं कि अगर इस पूरे खित्ते में अमन और पीस चाहिए तो इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ऑन दोज फॉल्ट लाइंस की जो इंडियन सोसाइटी की इंट्रिंसिक फॉल्ट लाइंस हैं, सिख अलग करें, कश्मीर अलग करें, तमिलनाडु अलग करें, नक्सलाइट का रीजन अलग करें, बंगाल अलग करें, सेवन सिस्टर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में इनकी स्टेट्स हैं उनको अलग करें। इंडिया को छोटा करना जरूरी है, पूरे खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। इंडिया की रियासत इस साइज के साथ, जहां पे 20 करोड़ दलित हैं, इनके अनटचेबल्स हैं, 40-50 करोड़ से ज्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे जो भूखे लोग हैं, कि जो और ऊपर ये एक हाइपर फॉरेन पॉलिसी के साथ और एक हाइपर मिलिट्री पावर के साथ, एक ब्लू वाटर नेवी के साथ ही पूरी दुनिया में अपनी फोर्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उस माशरे में, और जो एक मोस्ट अनस्टेबल सोशल स्ट्रक्चर उस कौम का जो बन चुका है, वो ऐसा है कि अपने वजूद पे कोलैप्स करेगा ये। और आई वेरी सीरियसली फील कि पाकिस्तान के साथ जो ये रवैया रखे रहे हैं 1947 से लेकर,
नाउ इस टाइम कि हम आंखों में आंखें डालकर इनके साथ वही सलूक करें जो ये हमारे साथ करते आए हैं। हमने बहुत ज्यादा शराफत दिखा ली है इनके साथ, हम हमेशा ऑपरेट करते रहे हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके सेशनिस्ट मूवमेंट को पाकिस्तान में बगावतें बर्पा करवाने की रीत इन्होंने डाली है, और हमने सिर्फ कफारे चुकाने हैं, एंड वी शुड स्टार्ट पेइंग बैक दीज डेट्स। हमें हर तरह से इंडिया में एक बगावती मूवमेंट को, तहरीकों को सपोर्ट भी करना चाहिए। और बड़े दुखी लोग हैं, बड़ी तकलीफ में लोग बैठे हुए यहाँ पे जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत दबे हुए, उसी माशरे में, उसी सोसाइटी में, जिनको कोई लिविंग स्टैंडर्ड उनका नहीं है, उनको इंसान भी नहीं समझा जाए, वो अनटचेबल है, उसको हाथ ही नहीं लगाया जा सकता है। उनके माशरे में क्या उसने इज्जत देनी है और क्या उसने माशरे में वकार हासिल करना है। इंसानियत पे भी ये रहम होगा कि अगर इंडिया को तोड़ के छोटा छोटा कर दिया जाए। मगर आप जानते हैं बहुत से लोग आपके व्यू से एग्री नहीं ना करें एग्री, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ना करें अगर ये, तो फिर इंडिया के होते हुए, उसी साइज के होते हुए पूरा रीजन जिस मुसीबत और अजाब में मुब्तला रहेगा, फिर उसको भी पूरा रीजन उसको भुगते थे। क्योंकि इनकी जो तारीख है, इन्होंने किस मुल्क के साथ खैर की है, मुझे सिर्फ ये बता दें। पाकिस्तान तो छोड़िए, हमारे साथ तो इनकी अगली दुश्मनी है। श्रीलंका के साथ क्या खैर की है, बांग्लादेश के साथ इन्होंने क्या किया है, भूटान, सिक्किम, नेपाल और म्यांमार के साथ ये क्या करते फिर रहे हैं। किसी मुल्क को खैर नहीं है इनसे। तो बुनियादी तौर पर और दूसरी बात जो पाकिस्तान के साथ ये करने जा रहे हैं, जो सबसे बगावतें बर्पा करने के अलावा हमें ये भूखा और प्यासा भी मारना चाहते हैं। इन्होंने तमाम वो दरिया जो पाकिस्तान में, हालांकि हमारी ट्रीटी है इनके साथ, ये दरियाओं पर बंद नहीं बांधेंगे, डैम्स नहीं लगाएंगे, लेकिन तमाम दरिया जो पाकिस्तान में आते हैं, इन्होंने भागलियार डैम बनाया हुआ है, इन्होंने किशन गंगा बनाया हुआ है, इन्होंने वुलर बैराज बना दिया, और मजीद, और ये दूसरी तरफ काबुल हुकूमत से भी कह रहे हैं कि दरिया काबुल पर भी डैम बना दो, ताकि काबुल दरिया का पानी जो पाकिस्तान में आता है, बांग्लादेश में जितने दरिया बांग्लादेश में जा रहे हैं, सब पे ये डैम लगा रहे हैं। इनका प्लान ये है कि पूरे दरिया जो इंडिया से गुजरते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि ये समुद्र में भी ना जा सके ये दरिया। नहीं, पानी की इतनी शदीद जरूरत है इनको, जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी पानी की जरूरत भी है इनको। और अगर चंद साल तक पाकिस्तान ने अपने इस पानी का मसला हल ना किया इनके साथ, तो यकीन कीजिएगा हमारे मुल्क में नाउजुबिल्लाह इनको हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी कौम एक दूसरे को खा रही होगी, हमारी आपस में सूबों में इतनी शदीद जंगें हो रही होंगी, इनको हम पे हमला करने की जरूरत नहीं होगी। हमें दो काम पहले फौरन करने हैं इनके इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पहली बात तो ये है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस बनाना है। देखिए, सियासत से बालातर हो जाइए, हमें तमाम डैम बनाने हैं, पानी स्टोर करने के जितने भी जखीरे बड़े बड़े बना सकें हमें बनाने हैं, चाहे वो गिलगित दयामीर से लेकर भाषा डैम से लेकर कालाबाग डैम से लेकर छोटे छोटे डैम्स हो, एवरी लेवल वी नीड टू स्टार्ट नाउ अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड। क्योंकि खतरा सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, बाहर से भी आपका पानी बंद किया जा रहा है। और दूसरा काम जो हमें करना चाहिए, देखिए, अगर पाकिस्तान का ये पानी बंद करते हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। अगर हम फैसला करें तो हम कहेंगे इनसे कि पाकिस्तान शुड गो एंड बॉम्ब दीज डैम, जो ये बना रहे हैं डैम्स को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बातचीत करके तो उसको रोकेंगे नहीं कभी। पिछले बरसों से इन्होंने डैम की तामीर कर रहे हैं और कत्तन इनको हक नहीं है हमारा पानी रोकने का, और हमारे सर्वाइवल का मसला है। हमें न्यूक्लियर बॉम्ब से इतना खतरा नहीं होगा जितना हमारा पानी रोकने से हमें नुकसान पहुंचेगा। So this aggressive policy will only result in a military situation, in a conflict. The military situation is already there. हम मिलिट्री सिचुएशन को, हमारे खिलाफ जो कुछ पाकिस्तान में सब दहशतगर्दी की कैंपेन है, क्या इंडिया की मर्जी और उनकी दखल देने के अलावा हो रही है? नो, दे आर 110% इन्वॉल्व इनटू दिस। इट वाज अ मिलिट्री सोल्यूशन जो हमारे इलेक्शंस को एक्सप्लॉइट किया इन्होंने 71 में, और मिलिट्री सोल्यूशन इन्होंने इंपोज किया हमारे ऊपर, हमारा बाजू काट के अलग कर दिया। हम किस बात की शराफत दिखाएं अब इनके साथ? यू सी, वी शुड आइदर गो कंप्लीटली, हमें अपने वाटर राइट्स हर लिहाज से प्रोटेक्ट करने हैं। हमें उस पूरे खित्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लाजिम है कि हम इंडिया के अंदर अब इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करें, क्योंकि वो हमारे अंदर कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, हमारे सिंध में भी कर रहे हैं, हमारे फ्रंटियर में भी कर रहे हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी कर रहे हैं, सराय की बेल्ट में भी कर रहे हैं। Why should we wait? We should also do exactly the same. Is coexistence possible? Under this mentality, इस mindset के साथ coexistence possible नहीं है हमारी इंडिया के साथ। देखिए, क्या इसराइलियों की coexistence फलस्तीनियों के साथ हो सकती है? आप मुझे बताइए। वो फलस्तीनी जो 79 रेफ्यूजी कैंप्स में अपनी जमीन पर रेफ्यूजी बना दिए गए हैं, जिन पर रोज इसराइली आर्मी टैंक्स, आर्टिलरी, कैनन फायर और गनशिप्स के साथ अटैक कर रही है, उसके बाद यू कैन नॉट हैव कोएग्जिस्टेंस बिटवीन टू अनइक्वल पार्टनर्स। कोएग्जिस्टेंस उस सूरत में हो सकती है जब हमारा साइज एक हो, जब हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ एक हो, जब हमारी इकोनॉमिक फोर्सेस एक हो, जब हम एक दूसरे का लिहाज करने वाले हैं। हम उनसे कम से कम 8 गुना छोटे हैं हर लिहाज से, साइज में भी, आबादी में भी, रकबे में भी। अब इस जितने छोटे मुल्क को, तो ये हर वक्त बुलडोज, जब इनकी जहनियत ये है जो जिसकी तारीख हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इस जहनियत के होते हुए कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम इस सबको बेहतर नहीं बना सकते डायलॉग से या किसी कुछ और मेजर्स इख्तियार करके? देखिए, हमने सारी तारीख बयान ही इसलिए की है कि हम इस खुशफहमी की जन्नत से बाहर निकल आए। वी हैव टू बी रियलिस्टिक नाउ, लेट्स टेक द फैक्ट्स एज दे आर। हमने कभी भी इन पर हमला नहीं किया,
ہم نے کبھی بھی یہ معاملہ ہم نے ان کے خلاف بغاوتیں برپا نہیں کی. ہم نے کبھی بھی دنیا میں پورے ملکوں میں جا کے انڈیا کے خلاف محاذ نہیں بنایا. ہم نے کبھی دوسروں ملکوں کے ساتھ مل کے سازشیں کر کے انڈیا کے نیوکلیر پروگرام پہ حملے نہیں کروائے. ہم نے کبھی انٹرنیشنل بارڈر کراس کرا کے انڈیا کا حصہ توڑ کے الگ نہیں کیا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. ہم نے اگر کیا ہے تھوڑا بہت صرف لوکل لیول پہ سکھوں کو سپورٹ کیا, تھوڑا سا کشمیریوں کو سپورٹ کیا, یا نارتھ ایسٹ میں اگر ہمارا کوئی انفلوئنس ہے تو وہ صرف ایک لو لیول کے اوپر معمولی انسرجنسیز کے لیے پن پرکس ہیں بیسکلی. ہم نے ابھی تک اگریسو پالیسی کے طور پہ فیصلہ نہیں کیا کہ توڑ کے الگ کر دو اس ملک کو. ہم کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں, اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ ناؤ, کیونکہ اللہ کے فضل سے خود ان کے ملک کے اندر اتنا فساد موجود ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. دی انٹائر ریڈ کوریڈور, دی نیکسلائز, اس وقت سب سے بڑا تھریٹ انڈین فیڈریشن کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں. دنیا کے تمام بڑے بڑے سیریس اینالسٹ یہ بات کرتے ہیں, اور یہ بات دیکھیے ہم بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انڈیا کو توڑنا ہے اور ہم پینیٹریٹ کریں گے ان کے اندر اپنی بارڈرز کے اکراس, اور اس سے پہلے ہم ان تمام ریجن کے انوائرمنٹ کو کریٹ کریں ان کو توڑنے کے لیے, تو حیران مت ہوئیے گا اگر کسی دن دہلی سے آپ ریڈیو اسٹیشن دہلی سے آپ یہ اعلان سنیں کہ یہ ریڈیو اسٹیشن دہلی پاکستان ہے. بیکاز وی ہیو ڈن دس بفور. یہ ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کم از کم 20 دفعہ دہلی کیپچر کر چکے ہیں اس طرف سے آ کے, 21ویں دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے, they'll have to behave, ان کو بہیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے زید صاحب, آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے, ای میلز بھیجیے, بیکاز ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ صرف آپ کی ای میلز اور آپ کے کوشچنس پہ بیسڈ ہوگا. جو ٹاپک ہی ہم پچھلے 8 پروگرامس میں ڈسکس کیا آپ کے سامنے, اس سے ریلیٹڈ جتنے کوشچنس آپ نے ہمیں بھیجے, ہمارے ایکسپرٹ کو بھیجے, وہ اس کے جواب دیں گے نیکسٹ پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اگلی بار پھر ملیں گے سیم ٹائم اور سیم چینل. آپ کی وہ تھنا میرات اور ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے.